हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्रिंट यूपीएससी। वी आर डिस्कसिंग क्लास 12th हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु बोर्ड और हम इस सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 20 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अब हमें आज़ादी मिल चुकी है, आज़ादी के बाद हमारा किस तरह से डेवलपमेंट हुआ उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर 20 इज़ ऑल अबाउट दिस। ओके, सो पहले तो हम सबसे पहले इस चैप्टर के कॉन्टेंट्स देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना भारत में, इंटीग्रेशन हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स का है वो हमने कैसे किया, आज का जो यूनियन है उसमें उस शेप में कैसे आया, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था फिर स्टेट्स का। आपको अभी भी आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। फिर इंडियन पॉलिटी पूरी की पूरी 1947 के बाद 200 तक, यानी कि कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर्स किसके बाद आए वो पढ़ेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ, प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस रिसर्च और हमारे भारत की फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इस सेशन में हम फोकस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग वहीं से होगी जहाँ पे हमारे भारत को आज़ादी मिली, 1947। ठीक है, सबसे इमीडिएट रिस्पॉन्स कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का था कि क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। हमारे जो लीडर्स था सबसे पहले उनका काम था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है। और दूसरी चीज़, हमारा जो जितने स्टेट्स हैं, छोटे छोटे राजवाड़ों में बंधे हुए हैं, छोटे छोटे स्टेट्स में बंधे हुए हैं, उन सबको इंटीग्रेट करके भारत में लेकर आना है ना। यही दो काम थे। एंड उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक दे वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द इंडिया इकोनॉमिकली एंड साइंटिफिकली मॉडर्न, क्योंकि उन्होंने इतनी लड़ाई झगड़े करके ब्रिटिशर्स से आज़ादी तो ले ली, लेकिन इस देश को अपने ऊपर अपने पैरों पे खड़ा तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सबसे चैलेंजिंग जो टास्क था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और हमारे लीडर्स के पास, वो था गरीबी हटाना, पावर्टी एलिवेशन। ठीक है, और जो एजुकेशनल सिस्टम जो कि पूरा तरह से चरमरा चुका था वो, उसको एजुकेशन मासेस में फैलाना। ये दो मेजर स्टेप्स थे जो कि लोगों को लेने थे, क्योंकि देखो पावर्टी तो हट जाएगा कैसे ना कैसे, एजुकेशन अगर अच्छा हो गया देश में तो फिर फर्दर आपकी पावर्टी को भी वो हटा सकता है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना दी गई थी उसने अपना काम 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी he was a chairman and Dr. B.R. Ambedkar ji, he was appointed as a chairman of drafting committee of the constitution। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था। ओके, नाउ एक डिटेल डिस्कशन के बाद फाइनली सालों बाद जो आपका 26 नवंबर 1949 में फाइनली हमने हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। आपको ये प्रीएम्बल में भी डेट देखने मिलती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे कब आया, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तभी से हम वो दिन रिपब्लिक डे, एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं। सेलियन फीचर्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे, सबसे बेसिक था, सबसे ये जो एक टॉपिक है एडल्ट सफरेज, इस पर तो कोई डिबेट भी नहीं हुआ। ठीक है, तो दिस वाज द वन। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें अडॉप्ट करना था, फंडामेंटल राइट्स लेकर आने थे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होने थे। तो ये कुछ सेलियन फीचर्स हैं, है ना। हमारे यहाँ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर भी है प्लस यूनिटरी फीचर्स भी हैं, है ना। तो यू विल सी ये दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको, राइट, जहाँ पे हमने स्टेट्स को और आपके सेंटर को पावर प्रॉपरली डिवाइड कर दिए हैं और उनके लिए लिस्ट में उनके जो पावर है डिवाइड कर दिए हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ कंट्री, है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ही इज़ अ नॉमिनल हेड, बट रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, नाउ प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, जो भी, जैसे वो पार्लियामेंट है, इसमें जो भी मेजॉरिटी पार्टी है उसका लीडर। ओके, तो ये लोकसभा में जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी उसका लीडर हो जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर। नाउ इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होंगे, बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा, राज्यसभा एंड लोकसभा।
ठीक है। राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हर एक स्टेट के पास अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी और स्टेट के अंडर होगा सबसे उसका हेड चीफ मिनिस्टर, जो कि ही इज़ अगेन द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, ओके, इन द रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली। सो इसका मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का रूल होगा हमारे देश में, यानी कि जो भी गवर्नमेंट रूल करेगी वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट की जाएगी। एंड प्रोविजंस आर देयर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इलेक्शंस ऑल्सो, ठीक है। जुडिशरी की बात करते हैं तो ये इट इज़ अ अपहोल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन जुडिशियल सिस्टम है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होगा सेंटर पे, हाई कोर्ट्स होगा स्टेट पे, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होंगे हर एक स्टेट में और हाई कोर्ट के कंट्रोल के अंदर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जुडिशियल सिस्टम हमने बनाया रखा है। अब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं तो ही इज़ द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। वाई ही इज़ अ बिस्मार्क ऑफ इंडिया? बिकॉज जैसे कि ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट किया था, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ, और यू कैन से हमारे जो यूनिफिकेशन किया प्रिंसली स्टेट्स का और सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया और एक साथ लेकर आए, तो उसी सिमिलर फंक्शन के होते हुए इनको भी यहाँ का बिस्मार्क बोला जाता है। तो देखो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तब 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे और 566, प्लीज़ रिमेंबर 566 प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। तो जैसे ब्रिटिशर्स गए तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंस हैं, उनको भी शुरू हो गया कि यार अब हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए। बट आप देखोगे कि हमारे भारत में इतना बड़ा भारत है, उसमें से भी छोटे छोटे बीच में आपको प्रिंसली स्टेट्स मिल जाएंगे और ये इंडिपेंडेंस ले लेंगे तो फिर क्या मतलब रहा आपके भारत को यूनिफाई करने का, ठीक है। तो विद अ ग्रेट स्किल एंड मास्टरफुल डिप्लोमेसी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही सक्सीडेड इन इंटीग्रेटिंग ऑल द प्रिंसली स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन बाय 15 अगस्त 1947। तो इन्होंने ऑलमोस्ट सभी को यूनिफाई कर लिया था, सिर्फ 3 बच गए थे, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद। इन्होंने बोल दिया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो जूनागढ़ की बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, ठीक। बट वहाँ के जो लोग थे, जो उनकी पॉपुलेशन थी, वो ये नहीं चाह रही थी। पटेल ही सेंट इंडियन ट्रूप्स एंड आफ्टर अ प्लेबिसाइट जूनागढ़ जॉइन इंडिया एंड इंडियन यूनियन। सो प्लेबिसाइट क्या होता है? बेसिकली वोटिंग होती है जहाँ पे लोग कंट्री के लोग वोट देने जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनको इस टेरिटरी का पार्ट बनना है नहीं बनना है, ठीक है। नाउ जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है इंडियन पाकिस्तान की बॉर्डर पे आता है। इसके रूलर थे राजा हरी सिंह उस वक्त पे। तो इन द बिगनिंग उन्होंने बोला कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, बट पठान ट्राइब्स विच लेड बाय पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स, उन्होंने इन्वेड कर दिया कश्मीर में। फिर राजा हरी सिंह थे, उन्होंने कहा कि इंडिया हमें आपकी हेल्प चाहिए। तो उस तरह से नेहरू ही पॉइंटेड आउट दैट अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडिया वुड सेंड इट्स ट्रूप्स ओनली आफ्टर स्टेट असेसन टू इंडिया। लाइक इंडिया इंटरनेशनल जो हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग हम तभी ट्रूप्स भेज सकते हैं जब वो हमारे अंदर हो, राइट। तो फिर 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरी सिंह ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया। ये चीज़ें आपको यूजुअली अभी सुनने मिली होंगी जब आपका आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था। तो इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट बन गया भारत का। अब बात करते हैं हैदराबाद की। तो यहाँ के जो निज़ाम थे उन्होंने बोल दिया कि हम इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। फिर बहुत सारे अपील्स किए गए भारत इंडियंस की तरफ से इन 1948। फिर भारत की जो ट्रूप्स हैं, इंडियन ट्रूप्स है, फिर हैदराबाद गई, निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा एंड फाइनली हैदराबाद को लेकर आएगा। तो मान लीजिए बाय हुक और क्रूक हमने जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको अपने अंदर ले लिया और उसी तरह से भारत एक यूनियन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हो गया जहाँ पे सारे इंटीग्रेट हो गए आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। अब ये जो था इट वॉज दिस फॉर्मिडेबल टास्क वॉज फिल्ड बाय द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया और आयरन मैन भी बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो 1948 में, ठीक है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन वो अपॉइंट की गई थी एंड विच वॉज हेडेड बाय एस.के. धार, ठीक है। और ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस कमीशन को अपॉइंट किया था और कमीशन का काम ये था कि वो देखे कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते हैं। पहली बात तो कमीशन ने एडवाइस किया लाइक अगेंस्ट सच अ स्टेप कि ऐसा नहीं किया जाए। इन द सेम ईयर दूसरी कमेटी सेटअप की गई, JVP कमेटी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी, सीतारमैया
इनको अपॉइंट किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और ये कमेटी ने भी बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंस नहीं बनाओ। बट देयर वॉज अ पॉपुलिस्ट मूवमेंट फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द कंट्री। सारे स्टेट्स अपने आपस में मूवमेंट कर रहे थे कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन करो, एंड इंटेंसिवली आंध्र प्रदेश, देयरफॉर 1953 में आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। साइमल्टेनियसली मद्रास वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ तमिल स्पीकिंग पीपल। फिर आपका जो MP शिवांगनम है, उनका जो स्ट्रगल है, दैट रिटेन्ड तिरुत्तनी विद मद्रास, एंड दैट वाज अ मेमोरेबल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। फिर जो आपका आंध्र प्रदेश का स्ट्रगल है, उसकी वजह से दूसरे स्टेट्स को भी एंकरेजमेंट मिल गई कि अब वो एजिटेट करने लगे कि हमें भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट चाहिए। 1953 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने फाइनली एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप की, ठीक है, विद जस्टिस फैजल अली, और वो उसके चेयरमैन थे पंडित हरिदयाल नाथ कुंजरू एंड सरदार KM पनिक्कर, उनके मेंबर थे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट है 1955 में सबमिट करी, और इस रिपोर्ट के बेसिस पे आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट में 1956 में। ओके, नाउ इसमें बोला कि 16 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज होंगी। तेलंगाना जो रीजन है वो आंध्र प्रदेश को ट्रांसफ़र कर दिया। केरला was created by merging Malabar districts and Travancore Cochin, and there was a strong movement in Tamil Nadu, linguistic people in Travancore who struggled to be the part of the state of Tamil Nadu. So इस तरह से आपका linguistic reorganization हो गया। अब हम नेक्स्ट सेशन में इंडियन पॉलिटी के बारे में समझेंगे और बाकी की चीज़ें जो है वो जानेंगे। बट दिस इज इट अबाउट दिस सेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स, एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।